हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होगा जीविका के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है और लोगों की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट भी आ गई है, उनका पोस्टिंग हो गया है। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन करें या नहीं करें। उनके मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है या फिर इसमें हमारा लॉस है। इन सभी चीज़ों को लेके उनके मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला है कि उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। अरे भैया, घर से इतना दूर दे दिया गया है, कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ये विलेज इमर्शन 15 दिन कैसे हम लोग गांव में रहेंगे, इतनी कम सैलरी में हमारा सर्वाइवल कैसे होगा किसी दूसरे लोकेशन पे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि रिजाइन कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, इसे ज्वाइन ही नहीं करते। आपके मेंटोर होने के नाते, चूंकि जीविका में मैंने शुरू से आप लोगों को गाइडेंस दिया है, चाहे इसका सब्जेक्ट नॉलेज हो गया या फिर इसकी कोई भी सब्जेक्ट हो गए जो मैंने पढ़ाया है आपको बेहतर तरीके से, तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपको एक सपोर्टिंग हैंड या फिर गाइडेंस प्रदान करूं, जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। क्योंकि हम लोग सिर्फ एज मेंटर सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे सकते हैं, अंतिम फैसला आपका ही होगा। क्योंकि आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका करियर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये उनकी दूसरी जॉब या तीसरी जॉब नहीं बल्कि उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। उनके मन में थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशानी है, तो आप कुछ गलती ना कर बैठे, इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपका इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, जो 6 दिन का रेसिडेंशियल इंडक्शन ट्रेनिंग था। अलग अलग वेन्यूज़ पे, अलग अलग लोकेशन पे, जैसे गया हो गया या फिर पटना हो गया, बिपार्ड हो गया, डिफरेंट होटल्स में। सबकी अपनी अपनी परेशानी थी, अपनी अपनी फ़ायदे थे। तो ये सब चीज़ खैर कंप्लीट हो गया, अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। बस कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का ये इंडक्शन जो प्रोग्राम है वो अभी कंटिन्यूड है, चल रहा है। वो भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उनकी भी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होगी और उनके मन में भी यही सवाल आएगा, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, साथ ही विलेज इमर्शन का नोटिस आया, आपके मन में ये सब सवाल आने लगे। होम डिस्ट्रिक्ट या फिर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, सभी को होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, या फिर अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट। नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब कि हम एक दिन में ऑफिस अप एंड डाउन कर सके, वो लोग यही चाह रहे थे। घर से इतना दूर पोस्टिंग मिला है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पोस्टिंग हुआ है, वो लोग हैं इस छोर में तो उन्हें पोस्टिंग कर दिया गया है इस छोर में, मतलब 200-250 किलोमीटर के डिफरेंस पे। विलेज इमर्शन कैसे होगा, 15 दिन हम लोग जीविका दीदी के यहाँ कैसे रहेंगे, उनके घर पे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहा, मोस्टली स्टूडेंट के, कि छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, नहीं ज्वाइन करेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहले विलेज इमर्शन के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपका 15 दिन का विलेज इमर्शन नहीं होना है। आपको एक नोटिस मिला होगा जिसमें लिखा हुआ है 8+7। ये 8+7 का मतलब क्या होता है, ये बाइफरकेट करके लिखा हुआ है। जो 15 दिन आपका विलेज इमर्शन होना था, यानी कि आपको 15 दिन गांव में बिताना था, अब उसकी संख्या घट के मात्र 8 दिन हो गई है। मात्र 8 दिन ही आपको एज विलेज इमर्शन प्रैक्टिकली फील्ड में रहना होगा। और ये 7 दिन, उसके बाद 7 दिन आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगा। कुछ टॉपिक्स पे, वो टॉपिक्स भी दिए गए हैं अलग अलग थीम्स पे। तो अगर गांव में रहने की बात है एज विलेज इमर्शन, वो मात्र 8 दिन का है, पहले 15 दिन था। लास्ट वैकेंसी जो 2019 या 20 में आई थी, उसमें ये विलेज इमर्शन 45 दिन का होता था, लेकिन अब उसे घटा के 15 दिन कर दिया गया और उसको और घटा के अब 8 दिन कर दिया गया। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा सा आपके मन में शांति मिलेगी कि अब मुझे 15 दिन नहीं, मात्र 8 दिन ही रहना है। बाकी 7 दिन तो आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगा। थोड़ा सा यहाँ आपको सुकून मिला। अब हम लोग छोड़ देते हैं, रिजाइन करते हैं। देखिए, इन सवालों पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दोनों पहलुओं को देखेंगे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या नतीजे हैं। सबसे पहले आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, ये आपने जो नौकरी हासिल की है, जिस भी पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए हैं, आपने एक कंपटीशन को फेस किया है और तब जाके ये पद आपको हासिल हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। अब चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए कुछ डेटा को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। वैकेंसी कितने पदों की आई थी, तो 2700, यानी 2700 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ज्वाइन कितने कर रहे हैं, 2100। अब ये देखिए 600 का डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई किया था, जैसे बीपीएम, ऑफिस असिस्टेंट, या फिर आपका एलएचएस, या हो सकता है एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने अप्लाई किया था, तो उनका सिलेक्शन तीनों पोस्ट पे हो गया। अब सबसे बेस्ट जो था वो ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी 2 पोस्ट तो वैकेंट हो गए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले से ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं,
वो बस कंपेयर करके देख रहे हैं, उनके हाथ में एक नौकरी ऑलरेडी है और ये भी नौकरी उन्होंने ग्रैब कर लिया, ये अपने नाम कर लिया। बस वो कंपेयर करके देख रहे हैं मुझे किस में फायदा है, इस हिसाब से उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। तो इन्हीं सब चीजों को लेके ये जो 600 का डिफरेंस आ रहा है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो 2100 कैंडिडेट्स हैं, ये सभी कोई कंपटीशन फेस करके आए हैं। तो आप लोग बाकियों से तो अलग हैं, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट है, एक कंपटीशन को आपने क्रैक कर लिया। वो कंपटीशन इजी नहीं था, ये आपको भी पता है, उसको आप लोग जीत कर आए हैं, तो उसकी आप लोग कद्र करिए। ये देखिए प्रैक्टिकल सिनारियो है, ये जितने भी कंपटीशन आप क्रैक करिएगा, जितनी भी नौकरियां आपकी होंगी, वो नौकरी होने के पहले वो आपके लिए सब कुछ होगा, उसको आप लक्ष्य मानिएगा। जिस दिन वो नौकरी आपकी हो जाएगी, आपको लगेगा कि अरे भैया ये तो इतना आसान था। जब आप ज्वाइन करते हैं, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यानी स्थिरता मिल जाएगी। जो भी पे ग्रेड है आपका, जो भी सैलरी है पोस्ट का, कम से कम उतना तो आपको पर मंथ आपको मिलेगा। तो आपको एक स्टेबिलिटी मिल गई। इससे पहले आप अनएम्प्लॉयड थे, आपके ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा था। कोई भी आपका नाम लेता था तो उसके पहले ये बोलता था कि ठीक है, ये अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन अभी तक ये बेरोजगार है। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, तब आप बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। ये होने के साथ साथ आप क्या हो जाइएगा, सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट कहने का मतलब कि अब आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, अब आप अपने खर्च खुद उठा सकते हैं और उसके साथ आपके हाथ में कुछ बचत भी होगी। जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सपोज करिए आप भागलपुर के रहने वाले हैं, आप पटना यहाँ पढ़ने आए हैं, तो भैया अब यहाँ रहना खाना खर्चा जो है वो कहाँ से चल रहा है? आप डिपेंडेंट है, आपके फैमिली किसी भी परिस्थिति में रह के आपको इतना पैसा भेज रहे हैं, अब आप उसमें बचत करके या फिर उसको अय्यासी में उड़ा के आप उसको खर्च कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। तो आप बहुत ही पॉजिटिव हैं नेचर में, आप एक मेहनती हैं, तभी जाके ये नौकरी आपको मिली है। तो ये चीज़ तो आपने प्रूव कर दिया। लेकिन ये जो सेल्फ डिपेंडेंट है, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी कई सारे चीज़ हैं। आपका इंडक्शन हुआ होगा, उसमें बेसिक सैलरी को सिर्फ आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे मेडिक्लेम हो गया, 3 लाख का आपका फैमिली का मेडिकल खर्च जो है वह जीविका उठाएगी। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस या फिर आपके बच्चे का 3 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस वो कवर करते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी तरीके का कुछ होता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, तो आप उनका अब खर्च उठा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये होता है सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब सिर्फ वो सैलरी नहीं है, ये जो अलग बेनिफिट्स हैं, ये भी चीज़ है। आपने अपने फैमिली को भी सिक्योर कर दिया। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार की बहुत बड़ी योजना है ये। तो उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस बन रहा है एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका फ्रूट आपको कब मिलेगा, इसका लाभ आपको कब मिलेगा? कोई एक वैकेंसी आएगी जिसमें खास ये लिखा हुआ होगा कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वर्क एक्सपीरियंस है, तब आपको कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं, आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, जिसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आपका रिज्यूमे जो है, पर्सनल पोर्टफोलियो, वो स्ट्रांग कर रहा है ये चीज। अब इन सब बातों को नजरअंदाज करके आप ये सब सोच रहे हैं कि हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, और जो भी डिस्ट्रिक्ट मिला है वो हमारे घर से बहुत दूर है। तो देखिए ये परेशानी क्यों हो रही है, आप अपने कंफर्ट जोन से बस बाहर निकल रहे हैं। होता है ना कंफर्ट जोन, जहां पे हम सेटल कर गए हैं, भैया चीजें हमें आसानी से मिल जाती है। तो किसी भी जॉब में आपको कंफर्ट जोन तो नहीं मिलने वाला। अपने घर से पटना आए पढ़ने के लिए, तो वो भी आप पहले अपने घर जो कंफर्ट जोन था वहां से आप बाहर निकल के किसी दूसरे शहर में आए, पटना में आए पढ़ने के लिए। शुरू शुरू में आपको वहां भी परेशानी हुई होगी, लेकिन जैसे ही कुछ दिन आप वहां रह गए होंगे, ये पटना ही आपका कंफर्ट जोन बन गया होगा। वो लॉज का रूम, चाहे आप सिंगल रह रहे हैं या 2 लोगों के साथ रह रहे हैं, वो आपका कंफर्ट जोन बन गया। अब आप इस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हैं, वो आपको परेशानी हो रही है कि नहीं भैया मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। अगर आप किसी दूसरे जगह जाते हैं, वहां आप रहते हैं, तो कुछ दिनों में यही आपका कंफर्ट जोन हो जाएगा। बस आप अपने आप को समय दीजिए वहां पे। ये सब फायदे हैं, इसीलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ क्या परेशानी होगी, क्या नतीजा होगा, वो देखिए। फिर से आपको बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर लग जाएगा, और ज्यादा हीन भावना से आपको देखने लगेंगे कि देखो भैया अच्छा खासा नौकरी था। शुरू शुरू में तो बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अरे यार क्या नौकरी है, ये जीविका दीदी के बीच में रहोगे, 10-10 रुपया, ऐसा मार्केट में बहुत इस तरीके की अवधारणा चल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि भैया आप किस प्रोफाइल पे आप हायर हुए हैं, आप खुद तो सेटिस्फाइड है, दूसरा आप अच्छा भी करिएगा। समाज में ये एक अवधारणा होती है ना कि अच्छे करने वाले पे भी लोग हंसते हैं और बुरे करने वाले पे हंसते हैं। तो आप उस चीज को कभी नहीं कंट्रोल कर पाइएगा। तो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं
तो फिर से आप बेरोजगार हो जाइएगा। ये जो अभी आपको सलाह दे रहे हैं कि ना भई इसको छोड़ दे, कैसा है, बकवास है, फिर से तैयारी करना। तो आपको पता ही है बिहार की जो नौकरी की स्थिति है, चाहे वो बीपीएससी हो गया या फिर बीएसएससी हो गया, कोई भी आयोग हो गया, 2025 में कितनी सारी वैकेंसीज़ आई थी। कितने सारे वैकेंसी को अभी तक कवर कर लिया गया बिहार दरोगा को छोड़ के। तो क्या सभी कोई बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं? सब अलग-अलग डिपार्टमेंट में, चाहे एईडीओ हो गया, सीजीएल 4 हो गया, इंटर लेवल हो गया या फिर अलग-अलग जो वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं। टीआरई 4 पिछले 2 साल से ये लटक रहा है। अभी भी बीपीएससी का कैलेंडर आया है, टीआरई 4 के आगे टीबीडी लिखा हुआ है। मतलब कि टू बी डिसाइडेड। ये अभी तक फैसला नहीं लिया गया, निर्णय नहीं लिया गया। अब कब लिया जाएगा, हो सकता है और 2 साल लगाएँ। बीपीएससी एईडीओ उसके बारे में भी टीबीडी ही लिखा हुआ है, टू बी डिसाइडेड, कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। तो आप कब तक इंतजार करिएगा? कब तक आप अपने घर पे डिपेंडेंट रहिएगा? जब आपको मौका मिला है, उस मौका का आप फ़ायदा उठाइए। ये नौकरी आपको आसानी से नहीं मिली है। आपकी नौकरी हो गई है, इसीलिए आप इसे आसान समझ रहे हैं। आप बाकी कैंडिडेट्स को देखिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आपसे खराब थे, बस ये है कि आप उनसे बेहतर थे। मेहनत वो भी कर रहे हैं। वो भी इसी इंतजार में हैं कि कब वेटिंग लिस्ट जारी हो और हमारा सिलेक्शन हो। ये सब बातें हैं कि जॉइन नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ क्या-क्या होगा। आप फिर से बेरोज़गार हो जाइएगा और उसके बाद ये जो आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में हम कोई दूसरा अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर लेंगे, तो ये 6 महीना कब 6 साल में तब्दील हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन धीरे-धीरे बढ़ता है। जब आपको नौकरी नहीं लगती, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, कुछ पॉइंट से आप छँट जाते हैं, तब आपका धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ही हाई होते जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ अगर आप जॉइन नहीं करते। बाकी देखिए, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, बार-बार यही बोल रहा हूँ कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये सब चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी अल्टीमेटली चॉइस आपका ही है, फैसला आपका ही होगा। चाहे आप इन सब चीज़ों को कंसीडर करिए या ना करिए, फैसला आप ही को लेना है कि आपको जॉइन करना है या फिर नहीं करना। शुरू-शुरू में आप बहुत डिमोटिवेट होइएगा। लगेगा कि यार किस जगह आ गए। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं मुझे फ़ोन पे कि सर इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद अगला वैकेंसी के लिए पूरा जी-जान से हम कोशिश करेंगे। वो नहीं हो पाता है। आप लोग मोटिवेशन खोजते हैं, मोटिवेशन यही होता है। जब आप एक चीज़ को क्रैक कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं ना, वो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है। वो सेल्फ मोटिवेशन होता है कि अरे भैया मैंने एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, तो दूसरा एग्ज़ाम भी इसी स्ट्रैटेजी से क्रैक होगा। वो स्ट्रैटेजी में कुछ आप बदलाव करते हैं और बेहतर तरीके से उसको इम्प्रूव करते हैं और अगला अपॉर्च्युनिटी भी आपका क्रैक हो जाता है। बहुत सारे आप लोग उदाहरण सुने होंगे भी जो एसडीएम पे रिक्रूट हुए हैं बीपीएससी से, तो वो ऐसे बैठे हुए नहीं रहते। मोस्टली क्या होते हैं, वर्किंग ही होते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में और उस वो जॉब में रहते हुए वो एसडीएम या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, डीएसपी ये सब एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं है कि किसी जॉब को रिज़ाइन करने के बाद आराम से बैठ के तैयारी करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सभी के साथ होता है और आपके साथ भी यही होगा। कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद को हम लोग मेजॉरिटी नहीं मान सकते हैं। आप जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, अगर आपका एज है तो बैंकिंग या फिर एसएससी सीजीएल के लिए लगे या फिर बिहार में जो सबसे नियरेस्ट मुझे दिख रहा है वो है पटना हाई कोर्ट का एक्स कैडर, क्योंकि और कोई वैकेंसी के बारे में अभी कुछ अता-पता भी नहीं है। सबसे नियरेस्ट वैकेंसी जो एग्ज़ाम होने वाली है और वो टाइमली रहती है, वो है पटना हाई कोर्ट का एक्स कैडर असिस्टेंट। अभी भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। आप लोग अप्लाई करिए और इस जॉब में रहते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और लगन से कंटिन्यू करिए कि ये सोच के कि भैया मुझे इस जगह से निकलना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगला जगह वो और बेटर होगा। तो ये सोच के आपकी मेहनत जो है वो डबल हो जाएगी। शुरू-शुरू में 1 आध महीना वो ट्रेनिंग का दौर रहता है तो थोड़ा-सा परेशानी होती है। बाकी आगे सब कुछ ठीक हो जाएँगे। और आप इस अपॉर्च्युनिटी को अपने हाथ से तभी जाने दीजिए जब कोई दूसरा कन्फर्म्ड अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में हो। नहीं तो अगर आप ये सोच के अगर इसको छोड़ते हैं कि नहीं भैया आगे हम तैयारी करेंगे, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इंग्लिश में उस वर्ड को बोलते हैं ब्लंडर। आप ब्लंडर कर रहे हैं। जब आपके हाथ में कोई अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो, कोई भी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तभी आप इसको रिज़ाइन करने की सोचिएगा या फिर छोड़ने की सोचिएगा। नहीं तो सारे कंडीशंस मैंने बता दिए हैं कि क्या फ़ायदे होंगे। आप अपने फैमिली का भी एक्सपेंसेस इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, अपना बियर करने के साथ-साथ। ये सब इनके फ़ायदे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब कोई अच्छा अपॉर्च्युनिटी या फिर कोई दूसरा अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में कन्फर्म्ड हो कि हाँ, वहाँ हो गया, वहाँ मेरिट लिस्ट में हो गए हैं, तभी जाके यहाँ आप रिज़ाइन करिएगा। और रही बात वेटिंग लिस्ट के बारे में, लोग परेशान हो रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर किसी और तरीके से उन्हें पता ही चला होगा कि आयोग ने क्लियर ये बोल दिया है कि हम लोग कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे।
जो 600 सीट वैकेंट रह गए हैं हम उन्हें वैकेंट ही रहने देंगे और ये अगले वैकेंसी में आएगा। इसके लिए फिर हम अगला वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बारे में वो क्लियर ऐसा बोल रहे हैं कि हम कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। तो अगर आप जीविका के वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, ये आएगा, मेरा 0.3 नंबर से रह गया है या 0.2 नंबर से रह गया है, तो देखिए मेरे एंड से, चूंकि मैं इसको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब आएगा तब देखा जाएगा। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए और दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको जल्द से जल्द ग्रैब करिए। सिर्फ इसका वेट करते मत रहिए, क्योंकि ज़्यादातर साइन जो है वो यही डिनोट कर रहा है कि इसका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इन बातों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा दिया है। अब आपको फैसला लेने में ज़्यादा आसानी होगी कि क्या मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये इसको छोड़ दूं या फिर इसको ज्वाइन करता हूं और कुछ समय के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।